जय तेरा मेरे प्यारो दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज की इस बायोग्राफी में हम गणितज्ञ यूक्लिड की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, युवा अवस्था में इस किताब के हाथ लगते ही यदि किसी की दुनिया एकदम बदल नहीं जाती थी तो हम यही समझते थे कि वह अन्वेषण की सूक्ष्म बुद्धि से वंचित है। यह उक्ति आइंस्टाइन की है। आज इस किताब को लिखे 2000 साल से अधिक हो गए हैं, फिर भी हाई स्कूल के विद्यार्थी आज भी इसे पढ़ते हैं। आइंस्टाइन का संकेत यूक्लिड की एलिमेंट्स नामक जानी मानी पुस्तक की और दुनिया और है। दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी में इसका पहला संस्करण 1570 में निकला था। यह अंग्रेजी अनुवाद लैटिन अनुवाद पर और लैटिन अनुवाद मूल ग्रीक के अरबी रूपांतरण पर आधारित है। मूल ग्रीक पुस्तक की रचना ईसा से लगभग 300 साल पहले हो गई थी। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया का निवासी यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ और अध्यापक था। उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आज तक ऐसे कोई भी कागजात नहीं मिले हैं जिनसे यूक्लिड की जन्म तिथि या उसके जन्म स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। हम इतना जानते हैं कि वह अलेक्जेंड्रिया के राजकीय विद्यालय में गणित का अध्यापक था और उसकी लिखित पुस्तक की जितनी पंक्तियाँ आज तक बिकी चुकी है उतनी शायद बाइबल को छोड़कर किसी दूसरी पुस्तकें नहीं बिकी। दोस्तों, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है और यह सही है। उसने ज्यामिति के सभी ज्ञात तत्वों का संग्रह किया। व्यवहारिक आवश्यकताओं के कारण विकसित हुए इन सामान्यता विसंगत तत्वों को उसने सुबोध, सुसंगत और सुंदर प्रति से सुव्यवस्थित किया ताकि एक प्रमाण अगले प्रमाण की आधार भूमि बनता जाए। यह सब यूक्लिड ने इस खूबी के साथ किया कि एक प्रमेय दूसरे गणितीय प्रमाण का आधार बनता चला गया और यह सिद्ध किया जा सका कि यदि मनुष्य अपनी विचार शक्ति का उपयोग करे तो वह क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। पुराने मिस्र को की बहुत कुछ ख्याति इसी नदी के कारण हुई। नील नदी हर साल बाद में अपने किनारों को तोड़कर सुदूर पहाड़ियों से काली उपजाऊ मिट्टी बहा लाती है। यह मिस्र की खेती बाड़ी का रहस्य है। बाढ़ों से दौलत तो मिली लेकिन बहुत सी समस्याएं भी सामने आई। नील नदी हर साल अपना रुख बदलती है, इसलिए जमीन की सीमाएं बदल जाती है और अस्पष्ट हो जाती है। जमीन का कर्ज वसूल करना कठिन होता है क्योंकि हर आदमी के हक में आने वाली जमीन की सीमा निश्चित नहीं होती। कर लगाने के लिए यह बात जरूरी होती है। दोस्तों, ज्यामितीय शब्द का मूल अर्थ है जमीन मापना। जमीन मापने के लिए यही ज्यामितीय का विकास हुआ। जान पड़ता है कि मिस्रवासियों ने ज्यामितीय के सैद्धांतिक पक्ष पर विशेष ध्यान नहीं दिया, हालांकि वर्षों से उन्हें सिद्धांतों पर अमल कर रहे थे और अपना काम अच्छी तरह से चला रहे थे। ज्यामितीय संबंधी उनके ज्ञान में त्रुटियां भी थी। असम जमीन को छोटे छोटे त्रिभुजाकार टुकड़ों में बांटा जाता था। फल यह होता था कि कितने ही छोटे छोटे जमींदार हर साल सरकारी खजानों में कुछ ज़्यादा ही रकम देते थे। लाचारी यो थी कि भू सर्वेक्षण जमीन का रकबा निकालने के लिए गलत तरीका अपनाते थे। मिस्रवासी भू सर्वेक्षण यंत्र के बिना ही समकोण बना लेते थे। हम खेल के मैदान बनाने या खेत पर मचान की नींव डालते समय आज भी वैसा ही करते हैं। समकोण बनाने के लिए वे एक रस्से के बने त्रिभुज को काम में लाते थे। इसकी त्रिभुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 अनुपात में होती थी। जब इस रस्से को किनारों के गांठों के सहारे ताना जाता था तो 3:4 की लंबाई के बीच बना कोण समकोण बन जाता था। इसीलिए मिस्र के भू सर्वेक्षकों को रस्सा बताने वाला कहा जाता है। ग्रीक गणितज्ञ थेलीज ने जब मिस्रवासियों को इन ज्यामितीय नियमों के बारे में सुना तो उसे आश्चर्य हुआ कि उनका प्रयोग इतना सही कैसे उतरता है। ज्यामिति को विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए यही जिज्ञासा पहला कदम सिद्ध हुई। अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए थेलीज ने यह नियम बनाया कि किसी भी सिद्धांत के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ज्ञात तथ्यों को ही आधार मानना चाहिए और जहां तक हो
सके, इन्हीं के सहारे अपनी चिंतन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। थैलिस जानता था कि ज्यामिति एवं व्यवहारिक विज्ञान है जिसका उपयोग नौचालन और ज्यामिति विज्ञान में उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह जमीन नापने या पिरामिड बनाने में ज्यामिति के विकास में अगला कदम पाइथागोरस और उसके शिष्यों ने उठाया। उन्होंने ज्यामिति को उसके व्यवहारिक पक्ष से अलग कर लिया था। वे ज्यामितीय तथ्यों के तर्कपूर्ण प्रमाण को खोजने में ही लगे रहे। इस प्रणाली को उन्होंने इस प्रकार विकसित किया कि वह इतना समय बीत जाने के बाद आज भी स्थिर है और उसका क्षेत्र ज्यामितीय तत्व तक सीमित नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता मानवीय बुद्धि के हर क्षेत्र में सिद्ध हो चुकी है। तर्क की इस प्रणाली को निष्कर्ष प्रणाली कहती है। दोस्तों, पहले से स्वीकृत तथ्यों का उपयोग करके किसी समस्या का हल निकालना, यही इस प्रणाली का उपयोग है। सामान्यतः प्रत्येक जासूसी कहानी किसी निष्कर्ष विधि का उदाहरण हुआ करती है। इस तरह विज्ञान एक बहुत बड़ी जासूसी कहानी है। यूक्लिड ने थैलिस, पाइथागोरस, प्लेटो तथा अन्य यूनानी और मिस्री वैज्ञानिकों द्वारा रचित सारी सामग्री के संकलित किया। ज्यामिति की विविध समस्याओं का समाधान यूक्लिड की देन नहीं है। जाने माने तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि विद्यमान तथ्यों को जोड़कर नए विचारों की जानकारी और उनके प्रमाण भी मिलते जाए, यही यूक्लिड की देन है। सामान्य परिभाषाओं में कोई यूक्लिड ने ऐसी थ्योरम के साथ जोड़ा ताकि वे तर्क से प्रमाणित की जा सके। दोस्तों, प्लेटो ज्यामिति का महत्व जानता था। उसकी अकादमी में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक था। उसका कहना था कि ज्यामिति न जानने वाले को उसकी संख्या में प्रवेश न किया जाए। ज्यामिति का महत्व अब्राहम लिंकन ने भी स्वीकार की। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने यूक्लिड के ग्रंथों का अध्ययन किया। यह अध्ययन गणित की जानकारी के लिए न था बल्कि तर्क में दक्षता प्राप्त करने के लिए होता था। यांत्रिकी, ध्वनि विज्ञान, प्रकाश विज्ञान, नौचालन, परमाणु विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान आदि विज्ञान और उद्योग की समस्त शाखाओं का अध्ययन यूक्लिड के निष्कर्ष पर आधारित है और विज्ञान के नए अन्वेषण भी इसी तर्क प्रणाली पर मिश्रित रहेंगे। दोस्तों, तो ये बायोग्राफी आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए क्योंकि देश पहले से बहुत बदल गया है। धन्यवाद।